आप सभी पाठकों का आज की क्लास में स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सबको मैंने काव्य हेतुओं पर बताया था। आज मैं काव्य हेतुओं के स्वरूप पर आपसे चर्चा करूंगी। तो पिछले वीडियो में मैंने काव्य हेतु की परिभाषा और विभिन्न विद्वानों ने कितने काव्य हेतु माने हैं इस बात को आपको समझाया था, जिसमें हमने देखा था कि काव्य के प्रमुख 3 हेतु हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। आज हम इन्हीं तीनों काव्य हेतुओं पर विचार करेंगे और इनके स्वरूप का विवेचन जो है करेंगे। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको प्रतिभा के बारे में, क्योंकि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास 3 काव्य हेतु हैं जिसमें सबसे प्रमुख आपका प्रतिभा है। तो काव्य हेतुओं के स्वरूप में सबसे पहले हम प्रतिभा पर ही विवेचन करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने इसके क्या स्वरूप निर्धारित किए हैं और इसके बारे में क्या विचार दिए हैं। तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि प्रतिभा ही प्रमुख काव्य का हेतु है। और प्रतिभा, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है कि एक विशेष प्रकार की योग्यता को ही हम प्रतिभा कहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है। जैसे कवि के अंदर काव्य करने की प्रतिभा, काव्य लिखने की प्रतिभा होती है, और ये प्रतिभा हर व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि ये जन्मजात होती है। तो संस्कृत विद्वानों ने प्रतिभा के बारे में लिखा है कि प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर काव्य लेखन की प्रतिभा होगी वही अच्छा काव्य लिख सकेगा। इस संबंध में आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सा शक्ति केवल काव्य हेतु। इनके कहने का मतलब है कि केवल प्रतिभा ही ऐसी शक्ति है जिससे काव्य का सृजन हो सकता है। तो यही काव्य का मूल हेतु है। राजशेखर केवल प्रतिभा को ही काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार करते हैं। इस क्रम में आगे आचार्य भट्टतौत ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रज्ञा नौनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। इनके कथन का तात्पर्य है कि प्रतिभावान व्यक्ति के अंदर नित्य नवीन भाव का उन्मेष होता रहता है, जिसके आधार पर वे बहुत ही उच्च कोटि की कविता कर पाते हैं। तो प्रतिभावान व्यक्ति ही जो है अच्छा कवि बन सकता है, अच्छी कविता लिख सकता है, ऐसा आचार्य भट्टतौत का मानना है। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी प्रतिभा के स्वरूप को निर्धारित करते हुए अपने मत दिए हैं। उन्होंने प्रतिभा के बारे में कहा है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। यहाँ अपूर्व शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिभावान व्यक्ति ऐसे भाव, ऐसे विचारों का वर्णन करता है जिसका वर्णन अपूर्व यानी पहले न हुआ हो। मतलब हमेशा वो नवीन विचारों का पुनरुक्ति नहीं करता, पुराने विचारों को, पुराने भावों को अपनी कविता में सम्मिलित नहीं करता, नित्य नवीन भाव विचार जो है अपनी कविता में प्रस्तुत करता रहता है। तो उनके कथन का मतलब है कि प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। कवि इसी के बल पर काव्य सृजन करता है और काव्य करने में समर्थ होता है। आगे आचार्य कुंतक ने भी, जो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने भी प्रतिभा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने लिखा है कि यह भी प्रतिभा प्रथमोद भेद समय यत्र वक्रता शब्दाभिधेय योरंत अस्फुर्तिव विभात्यते। अर्थात प्रतिभा उस शक्ति को माना जाता है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है। इनके भी कथन का यही तात्पर्य है कि जो जिसमें पुनरुक्ति न हो, जैसा कि पहले कभी न कहा गया हो, ऐसे शब्द अर्थों
शब्दों का चयन जो है प्रतिभावान कवि अपनी कविता में करता है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि कवियों के बारे में कहा भी गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। एक प्रतिभावान, एक महान व्यक्ति, महान कवि जो है वो ऐसे भाव विचारों का विश्लेषण करता है, ऐसे भाव विचारों की अभिव्यक्ति करता है अपनी कविता में कि जिसके बारे में सामान्य व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। तो निश्चित रूप से प्रतिभा जो है वो कवि के अंदर जन्मजात होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। कोई भी इसे सीख कर या अभ्यास के द्वारा बहुत अच्छे से नहीं कर सकता। तो आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया है। उन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है, यानी काव्य लेखन की शक्ति, यानी काव्य लेखन की प्रतिभा, मतलब उसका वही है। तो उन्होंने लिखा है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, यानी कवित्व का विशेष संस्कार यानी बीज रूप संस्कार जो है वो प्रतिभा है, यानी शक्ति यानी प्रतिभा है। बीज रूप का मतलब कि वही कविता का मूल है। बिना प्रतिभा के जो है कोई भी अच्छा कवि नहीं बन सकता या कविता नहीं कर सकता। तो उन्होंने प्रतिभा को एक नया नाम दिया, इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे। पूछा भी जा सकता है कि प्रतिभा को शक्ति किस विद्वान ने कहा, तो आप समझ लीजिए कि आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम शक्ति दिया है। तो विभिन्न विद्वानों ने प्रतिभा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं कि प्रतिभा का क्या स्वरूप है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, ऐसा सभी विद्वानों ने कहा है। दूसरा ये निष्कर्ष निकलता है कि यह ईश्वर प्रदत्त है। ये जो है प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा नहीं मिलती, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा हर व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है। क्योंकि जो कवि है उसके अंदर कवित्व की शक्ति ईश्वर प्रदान करता है। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में जो है प्रतिभा संपन्न होता है। तो वैसे भी काव्य का या किसी भी कार्य को हम बिना कारण नहीं करते, और वो कारण, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारे अंदर ऐसे गुण ईश्वर के द्वारा डाले गए होते हैं जन्म से ही, जो गुण हमें बार बार प्रेरित करते हैं उस कार्य के लिए। और यदि हम उसमें लग जाएं तो निश्चित रूप से उस कार्य को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने कवित्व का गुण डाला है, कवित्व की प्रतिभा डाली है, अगर वो कवि बनना चाहता है तो निश्चित रूप से बहुत ही महान अच्छा कवि जो है वो बन सकता है। तो अगला निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है, यानी प्रतिभावान व्यक्ति के अंदर नित्य नवीन विचारों का उन्मेष होता रहता है। नित्य नवीन विचार जो है उसके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, और प्रतिभा के बल पर ही कवि में अपूर्व शब्दों, अलंकारों, उक्ति, वैचित्र आदि का विधान करने की शक्ति भी आ जाती है। आचार्यों ने जो है प्रतिभा के दो रूप भी माने हैं। उनका कहना है कि केवल कवि के अंदर ही प्रतिभा नहीं होती, बल्कि पाठक के अंदर भी प्रतिभा होनी चाहिए। और इस आधार पर उन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने हैं। पहला उन्होंने बताया कि कार्यत्री प्रतिभा और दूसरा भावित्री प्रतिभा। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि कार्यत्री यानी कर्ता की प्रतिभा, यानी कवि। कर्ता कौन है? कवि है। तो जो कविता लिख रहा है उसके अंदर की प्रतिभा को हम कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं। और भावित्री यानी भावक, पाठक जिसको आप कहेंगे। और भावक पाठक का मतलब है कि जो कविता को पढ़ता है, तो उसके अंदर भी, जैसे कि अगर आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है तो किसी भी शब्द के अर्थ जो है आप गलत लगा लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो निश्चित रूप से पाठक के अंदर भी जो है ये प्रतिभा होनी चाहिए, तभी वो किसी कवि की कविता को अच्छे से समझ सकता है, उसका आनंद प्राप्त कर सकता है। तो विद्वानों ने दो प्रतिभा के रूप माने हैं, एक भावित्री और दूसरा कार्यत्री। इस प्रकार सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और इसे काव्य का प्रमुख हेतु माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रतिभा के संबंध में अपने कथन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वो असाधारण में खुलकर खेलती है। यानी महान व्यक्ति जो है किसी सामान्य विषय पर चर्चा नहीं करता। उस आगे मैं तीसरे काव्य हेतु अभ्यास की चर्चा करती हूँ।
अभ्यास काव्य निर्माण का तीसरा हेतु माना जाता है। भामह ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का भी अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास द्वारा कवि में दृढ़ता और विश्वास उत्पन्न होता है। भामह के कहने का तात्पर्य है कि निरंतर यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो यदि हमारे कार्य में कोई त्रुटि भी है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हम अच्छे से अच्छा कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रम में आचार्य वामन ने भी अभ्यास पर अपने मत दिए हैं और उन्होंने लिखा है कि अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भाव हिति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इनके भी कथन का वही तात्पर्य है कि निरंतर अभ्यास से हमारे कार्यों में कुशलता आती है, हम कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो किसी भी कार्य में प्रवीण होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही कोई व्यक्ति काव्य रचना में कुशल कवि बन सकता है, क्योंकि प्रारंभ में प्रतिभा संपन्न कवि भी अच्छी कविता नहीं कर पाता। निरंतर अभ्यास से ही उसकी कविता में निखार आता है। अभ्यास के महत्व को निम्न पंक्तियों में भी समझा जा सकता है। जैसा कि कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। तो इस कथन से स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से पत्थर बहुत ही कठोर होता है, लेकिन निरंतर उससे कोमल रस्सी होती है, लेकिन निरंतर उस पर चलाते रहिए तो उस पर भी वो निशान छोड़ जाती है। तो उसी प्रकार यदि हमारे पास ज्ञान थोड़ा कम भी है और निरंतर हम अभ्यास करते रहें तो हमारा ज्ञान जो है निरंतर बढ़ता जाता है और हम अच्छे से अच्छा कार्य जो है करने लगते हैं, या अच्छे से अच्छी कविता जो है करने लगते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु हैं, किंतु प्रतिभा सर्व प्रमुख है, यानी इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ काव्य हेतु प्रतिभा को ही माना जाता है। यद्यपि कुछ विद्वान अभ्यास और व्युत्पत्ति को भी महत्व देते हैं, किंतु निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रतिभा के बगैर अभ्यास और व्युत्पत्ति के द्वारा कोई व्यक्ति महान कवि नहीं बन सकता। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये तीनों समन्वित रूप से ही काव्य के हेतु हैं, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार किसी बर्तन को बार बार घिसने से उसमें चमक आती है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा भी चमत्कृत हो उठती है। अर्थात यदि हमारे अंदर किसी कार्य को करने की प्रतिभा ईश्वर के द्वारा दी गई है, तो उस प्रतिभा को निखारने के लिए हमें व्युत्पत्ति और अभ्यास की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना व्युत्पत्ति के, बिना अभ्यास के हम अपने कार्य में कुशल नहीं हो सकते या अच्छे से अच्छा कार्य नहीं कर सकते, प्रतिभा होते हुए भी। तो तीनों काव्य हेतुओं का महत्व जो है लगभग बराबर ही है और प्रतिभा को निखारने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। तो आज की क्लास में हमने काव्य हेतुओं के स्वरूप को आपको समझाया और आज ये क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे मैं आपसे रस पर चर्चा करूँगी। तो फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं।